आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अंतिम उत्पाद क्या होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2002 में आया, 2005 में आया और 2013 में आया। यही क्वेश्चन घुमा घुमा करके 3 बार पूछा गया अब तक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। आप लोगों को बता दें कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों में समान होती है, दोनों में कॉमन होती है, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। और इस क्रिया में कुल 10 रासायनिक अपक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से होती हैं या चलती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। पायरुविक अम्ल क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है किसका? पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका आंसर होगा ईएमपी मार्ग का। ईएमपी है क्या वास्तव में, ये बता दें आपको। तो इम्बडेन मेयर हाफ पथ या इम्बडेन मेयर हाफ पैथवे इसका फुल फॉर्म होता है। और ग्लाइकोलिसिस को ही इम्बडेन मेयर हाफ पथ कहा जाता है या ईएमपी चक्र इसी को कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस को ही कहते हैं। और यह नाम इसके खोजकर्ता इम्बडेन मेयर हाफ तथा पार्नस के नाम पर रखा गया है। यानी इन्होंने इसको खोजा था, किसने? इम्बडेन मेयर हाफ तथा पार्नस ने, उन्हीं के नाम पर इसको ईएमपी कहा जाने लगा, यानी इम्बडेन मेयर हाफ पथ कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्बडेन मेयर हाफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। इम्बडेन मेयर हाफ पथ किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा पहला, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध यानी एक क्रम से विघटन को प्रदर्शित करता है या प्रतिनिधित्व करता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? अगर एक अणु ग्लूकोज है, उसकी ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, 0 की आवश्यकता होती है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में कौन समान है? तो ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान होते हैं, यानी कि समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल, ये तीनों सभी समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस दूसरा नाम है किसका? दूसरा नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी चक्र भी कहा जाता है, यानी इम्बडेन मेयर हाफ पथ भी कहा जाता है। और क्यों? तो इसके खोजकर्ता थे इम्बडेन मेयर हाफ और पार्नस, उन्हीं के नाम पर इसको ईएमपी चक्र भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, सामान्य आहार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया और 2013 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा पहला, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। आप लोगों को बता दें कि श्वसन गुणांक क्या है या रेस्पिरेटरी क्वांटेंट क्या है। तो श्वसन क्रिया में मुक्त CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है। यानी जो श्वसन क्रिया होती है, CO2 गैस हम लोग मुक्त करते हैं और O2 गैस अवशोषित करते हैं, लेते हैं, तो इनका जो आयतन होता है, उन दोनों के आयतनों के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहा जाता है, या शॉर्टकट में कहें तो RQ कहा जाता है। कुल मिलाकर RQ बराबर मुक्त CO2 का आयतन और अवशोषित O2 का आयतन होगा।
तो आप समझ गए कि श्वसन गुणांक क्या है, रेस्पिरेटरी क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का RQ होगा। RQ यानी श्वसन गुणांक क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। आप लोगों को बता दें कि RQ यानी श्वसन गुणांक का मान श्वसन क्रिया में विघटित होने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। श्वसन क्रिया में जो पदार्थ विघटित होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति पर श्वसन गुणांक का मान निर्भर करता है। और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो इसका RQ मान कितना होगा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RQ दर्शाता है, RQ यानी श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वांटिटी क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए जल्दी से RQ क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति को RQ दर्शाता है, श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। श्वसन गुणांक किससे प्रदर्शित किया जाता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि श्वसन गुणांक को अंग्रेजी में RQ कहा जाता है, यानी रेस्पिरेटरी क्वांटिटी कहा जाता है। और RQ बराबर होता है मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। इसलिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा, C वाला, CO2 बटे O2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। अगर RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसका आंसर होगा B, वसा। श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा, वसा होगी। आप लोगों को बता दें कि वसा अथवा फैट्स या कह लीजिए कि प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और इसका RQ मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी 0.5 से लेकर के 0.9 तक होता है। तो यहाँ पर 0.7 दिया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सही से वसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है, यानी जो उपापचयी जल है ये कौन सी क्रिया का उप उत्पाद होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, आंसर बताना है इसका। तो आंसर होगा D, ऊतकीय श्वसन। आंसर क्या होगा इसका, D वाला, ऊतकीय श्वसन। ये 2 बार क्वेश्चन आया, पीजीटी में 2003 में, टीजीटी में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है। ईस्ट कोशिका है उसमें एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करेगा। तो ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताना है ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कितने ATP उत्पन्न करेगा। आंसर होगा इसका C, 2 ATP अणु, यानी 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उत्सर्जित करेगा या उत्पन्न करेगा। आपको बता दें कि ईस्ट कोशिका में अनाक्षी श्वसन होता है और अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होकर CO2 गैस, एथिल एल्कोहल और ऊर्जा के रूप में ATP के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इनमें से कौन सा ऐसा क्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा C, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। बता दें कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र है क्या, तो ये क्रेब्स चक्र होता है, यानी क्रेब्स चक्र को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और इस क्रिया में एसिटिल को एंजाइम A का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है। आपको बता दें यदि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम A से कुल कितने ATP बन सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा, C,
12। आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, इतना मैंने आपको बताया था। इस क्रिया में एसिटिल कोएंजाइम ए का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम ए का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद एक एसिटिल कोएंजाइम से 12 एटीपी अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2 चक्र क्या है? C2 चक्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। C2 चक्र क्या है बताना है। आंसर होगा ग्लाइकोलेट चक्र को C2 चक्र कहा जाता है। बता दें कि C2 चक्र को प्रकाश श्वसन चक्र भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन चक्र यानी फोटो रेस्पिरेशन साइकिल भी कहा जाता है, या इसी को ग्लाइकोलेट उपापचय चक्र भी कहते हैं, या इसी को प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है वास्तव में? तो O2 का उपयोग होता है और CO2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCR चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। PCR चक्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, C3 चक्र। पीसीआर चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि पीसीआर यानी फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पीसीआर होता है, और इस चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं, या इसी को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? केल्विन चक्र भी कहते हैं। इस क्रिया के दौरान CO2 का स्थिरीकरण होता है, यानी CO2 का फिक्सेशन होता है, अर्थात रिएक्शंस होती हैं, और जिससे पौधे विभिन्न प्रकार के भोजन यानी फूड्स जैसे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन होता है केवल रंगहीन कोशिकाओं में, केवल हरी कोशिकाओं में, केवल कायिक कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन किस में होता है? तो आपको बता दें कि रंगीन कोशिकाओं में भी श्वसन होगा, हरी कोशिकाओं में भी श्वसन होगा, और कायिक कोशिकाओं में भी श्वसन होगा। इसलिए इसमें आंसर सही होगा लास्ट वाला डी, सभी कोशिकाओं में। बता दें कि श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, सभी में होता है। और श्वसन के समय पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, या निष्कासित करते हैं। और श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में निरंतर चलती होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के कितने अणु मुक्त होते हैं? आंसर होगा सी, 1 अणु मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, बीटा ऑक्सीकरण। आपको बता दें कि एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि बीटा ऑक्सीकरण होती है। और इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत वसीय अम्लों के अणुओं को विशेष एंजाइमों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कार्बन टुकड़ों में तोड़कर एसिटिल सह एंजाइम ए में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, यानी कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है? तो पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। बता दें कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशाद्रव्य में संपन्न होती है, और इस दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इसकी पूर्व अभिक्रिया में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, और ग्लूकोज में संचित कुछ ऊर्जा इन एटीपी अणुओं में भी संचित हो जाती है।